आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम जनहित संवाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं जया सिंह ठाकुर, जो कि ग्राम पंचायत कुड़ई से सरपंच पद की संभावित उम्मीदवार हैं, जो कि एक युवा के रूप में एक अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। तो सबसे पहले जया जी, हम चाहेंगे कि आप जो है अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ भैया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाया। मेरा नाम जया ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत कुड़ई की निवासी हूँ और मेरा ग्रेजुएशन MSc है और मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं केएम कॉलेज से हुई। मैं 2016 में केएम कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ से निर्दलीय रूप से मैंने NSUI का चुनाव लड़ा, लेकिन मैं वो हार गई। फिर 2017 में मैं कॉलेज की अध्यक्ष बन के आई और इस तरीके से मेरी यहाँ से आपका जो है हुआ। तो चलिए सीधा हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। चूँकि आप ग्राम पंचायत कुड़ई के पद पे जो है ना उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार है। जैसे हमने देखा है ग्रामों में, आज भी हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान प्रथा जो है काफ़ी हावी है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं होता ग्रामीण क्षेत्र में। क्या आपका मत है? अभी क्या आपके क्षेत्र में भी ये स्थिति कायम है? जी बिल्कुल भैया, जैसे कि आपने बोला पुरुष प्रधान देश है, तो जब मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई। मैं शुरू से दमोह मेरा रेसिडेंस है तो यहीं रही। उसके बाद जब मैं गांव गई तो मैंने गांव में देखा तो सबसे पहले मेरे आज के 10-15 साल पहले मेरे पिताजी कंटिन्यू 10-15 साल सरपंच रहे। उसके बाद गांव में कोई सुधार नहीं आया। अनेक लोग पद पर रहे, जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन उनने गांव की स्थिति बद से बदतर होती गई। वहाँ पे कोई सुधार नहीं आया। तो मुझे यहीं की पॉलिटिक्स करनी थी, क्योंकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि दमोह थी। लेकिन मेरे मन में विचार आए कि मैं जहाँ से हूँ, जिस एरिया से हूँ, जिस क्षेत्र से हूँ, पहले अपन उसको सुधारें, वहाँ का विकास करें, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो सुधार कैसे हम ला सकते हैं इस चीज़ में जो है? जी देखिए, जैसे कि हम किसी चीज़ को सुधार करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जनप्रतिनिधि के रूप में आना पड़ेगा। जब तक हम चाहे किसी भी पद पर नहीं पहुंच जाते तो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक जनता होने के ना, एक आम आदमी होने के आधार पर भी हमारे कुछ मौलिक और नैतिक कर्तव्य होते हैं। अभी तक आपने ऐसा कोई प्रयास किए गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं लगातार पिछले 3 वर्षों से अपने ग्राम में जा रही हूँ। लोगों से जब जितना हो पा रहा है मैं उनकी मदद करती हूँ। और मेरे ग्राम में जैसे कि सबसे ज़्यादा कचरा नालियों में गंदगी हुआ करती थी, तो मैंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की और आवेदन ज्ञापन सौंपे। उसके बाद इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि हमारे क्षेत्र में जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं उनमें सुधार आना चाहिए। और जब तक वहाँ पे जाके मैं रही तो मैंने वहाँ पे देखा कि क्या क्या समस्या है, तो मैं उनके लिए हमेशा से आवाज़ उठाई, प्रयास की। जी। एक थोड़ा सा एक जो प्रश्न है ना, एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने पूछा है, लेकिन उन्होंने नाम जो है ओपन करने के लिए बोला है कि ओपन ना किया जाए। और ये विडंबना भी है देश की कि आज भी जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, आज भी जो महिलाएं हैं ना, वो शौचालयों का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन उनके जो है सिर पे पल्लू आपको जरूर देखने को मिलेगा। बड़ा दुख होता है ना, जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं। तो इस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? जी देखिए भैया, आपने बहुत ही सच और बहुत ही 100% वाला सवाल किया है मुझसे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम गांव क्षेत्र में देखते हैं तो इसमें हम जब कुछ जनप्रतिनिधि बन के आए या ना आए, और ये हमारी बेसिक जीवन की बात है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा ग्राम, तो वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगातार। तो अभी क्या ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए वहाँ के इस चीज़ में जो है सुधार आए? जी नहीं, मैं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, अब गवर्नमेंट थोड़ी ना अधिकारी जाएंगे महिलाओं को हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि मैडम देखिए, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें इन चीज़ों को सुधारना है। सरकार जो स्कीमें दे रही है उनका किस तरीके से हमें उपयोग करना है।
तो हम ऐसे नहीं करते हैं। जो स्कीमें हमारी ये सरकार के द्वारा मिल जाती हैं, जो चालू हो जाती हैं, उनका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने गांव में जाके देखा भैया, तो जो शौचालय सरकार द्वारा हमें मिले हुए हैं, गांव के लोगों को मिले हुए हैं या उनके निजी भी हैं, उनमें अपना जो स्टोर रूम बना के रखे हैं उन्होंने, उनमें अपने कंडे रखे हैं, हाँ, लकड़ी रखे हैं, इस तरीके से। हाँ, और कई जगह तो हमने देखा कि दुकानें खुली हुई हाँ हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही शर्म की बात है। और हमारे क्षेत्र के बिना पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बन के आ जाते हैं, तो उस गांव वालों को जागरूक ही नहीं कर पाते, वो प्रयास नहीं। हाँ, ये तो कंपलसरी कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि हम इस समस्या का जमीनी स्तर पे हम कैसे इसको जो है समाधान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें गाँव जाके पंचायत में बैठना चाहिए लोगों में, जैसे नुक्कड़ पे लोग बैठे रहते, महिलाएं बैठी रहती, उनके बीच में जाके उनको ये चीज समझानी पड़ेगी। ठीक है। आज भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, आपको लगता है कि जिन पे काम होना बहुत जरूरी है और जिनकी हालत बहुत ज्यादा लगता है? सबसे ज्यादा तो भैया हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बिल्कुल बहुत ही गिरा हुआ है। और फिर उसके बाद ये नाली वाली की व्यवस्था, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर है, वह महिलाएं जाती हैं अपनी श्रद्धा को लेके, तो नालियों का मतलब जो इस तरीके से खुले रूप से सब जगह गंदगी फैली हुई है, तो इन सब कार्यों को जो है प्रतिनिधियों के लिए इस बात की शिकायत नहीं की जाती है, लेकिन वो मतलब इतने नॉलेजेबल ही नहीं है, वो समझते ही नहीं। उनको तो क्या बन गए, अब 7 साल से बैठे हुए हैं, इसीलिए यही सुधार करने हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपने गांव से शुरुआत करूं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप विशेषतः जो है चुनावी मैदान में? सबसे पहले तो मेरा पहला मुद्दा है नशा मुक्त। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने ग्राम को कोडई, जो मेरा गांव है, मैं नशा मुक्त कर दूंगी। कैसे हो सकता है, क्या योजना हो सकती है? पॉसिबल है। जैसे कि मैं जनप्रतिनिधि बन के आई, तो मैं इस चीज को मतलब बात उठाऊंगी, और सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हमारा गांव जो है बहुत ही पिछड़ा है भैया। वहाँ के जितना लेबर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो जितनी भी मजदूरी करके, मजदूर से ही उनका घर चलता है, और जितने ही पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके पलायन कर रहे हैं, या पढ़ने या जॉब के लिए, क्योंकि रोजगार के अपने यहाँ साधन है नहीं जी। तो मैं इसको प्राथमिकता के रूप से यही देखूंगी कि हमारे गांव में मैं कलेक्टर साहब के यहाँ जहाँ जाना पड़े मुझे, चाहे भोपाल, दिल्ली, मैं जाके सबसे पहले नशा मुक्त कर दूंगी, क्योंकि जितना लोग कमा के रोजगार लाते हैं उन सबसे शराब पी लेते। But there is only a problem. जी। If you will go to suggest them, please don't drink, and they are ready to fight with you, and they are not ready to stop. जी। वो लड़ने तैयार हैं आपसे, लेकिन छोड़ने तैयार नहीं। हाँ बिल्कुल। इस समस्या का आप समाधान कैसे करोगे? क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। इस समस्या का ये समाधान है, आपको अगर शराब पीनी है तो उसको मैं बंद नहीं करवा सकती, किसी का पीना बंद नहीं करवा सकती, लेकिन हमारे यहाँ जब ये व्यापार नहीं होगा तो आखिर इसमें कमी तो आएगी ना। हाँ, सेलिंग पे हाँ, मेरे क्षेत्र में और मेरे ग्राम में शराब का मतलब नहीं हो सकता, ये दुकानें बंद हो जाएंगी। और तो इससे सबसे, मैं जब गाँव गई तो मैं महिलाओं से मिली जुली, तो मैंने सबसे पहले महिलाओं को यही बात कही। हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा शिकायत यही थी कि दीदी हमारे गांव में बहुत ज्यादा दारूखोरी होती है, और जो भैया चाचा लोग मारते पीटते हैं। हाँ। और फिर उनको इतना होश ही नहीं रहता सामने। निश्चित ही महिला उत्पीड़न के जो मामले आते हैं, कहीं ना कहीं शराब पी के गाली गलौज करना, मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना। हाँ बिल्कुल। तो इसका समुचित उपाय क्या हो सकता है कि 100% आपको लगता है इस ऐसा करने से ये समस्या? यही है भैया कि हमारे गांव में नशा मुक्ति के लिए यही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि हमारे यहाँ से शराब दुकान चली है, वो दुकान बंद करवा देंगे। अभी आपने प्रयास किया और आपके कहने में किसी ने शराब पीना बंद किया? हाँ भैया बिल्कुल, बंद तो नहीं किया, लेकिन मतलब ऐसे है कि मेरे सामने वो लोग नहीं आते या उनको संकोच लगता। पीते तो हैं? हाँ पीते हैं। ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? जी, शिक्षा व्यवस्था को ऐसे दुरुस्त किया जाता है कि हमारे गांव की पॉपुलेशन 2,500 से 3,000 है वोटर। ठीक है। उसमें से अभी प्रॉपर रेसिडेंट्स 2,000 लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट में रह रहे हैं, मैंने पूरा सर्वे किया उस थ्रू, और बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या बात होती है भैया, गाँव में 8वीं तक स्कूल है। अच्छा, 8th तक। हाँ, तो मिडिल शिक्षा के अनुसार वो जो आगे की पढ़ाई वो कर ही नहीं पाते। जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं,
वो 8वीं के बाद इतना गंदा माहौल है, इतना परिवेश, इतने ज़्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं, चाहे आप छेड़खानी के मामले देखिए, चाहे रेप के हमारे गांव में अभी एक मुझे याद आ गया भैया, 8 साल की जो SC कम्युनिटी से लड़की आती है, 8 साल की लड़की का रेप हुआ। तो मतलब हाँ, बहुत ही शर्म की बात है। हाँ, और इस तरीके से ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि बन के आ जाते हैं, अब जनप्रतिनिधि तो बन गए, आप में इतनी पावर ही नहीं है, आप सच को सच नहीं बोल सकते, तो आपको कोई मतलब वो नहीं है, आप इसके लायक ही नहीं है कि आप कोई चुनाव लड़ें या फिर सत्ता में आए या शासन में आए या किसी कुर्सी पर बैठे। तो पहल कौन करेगा, इस चीज की शुरुआत कौन करेगा? युवाओं को करनी चाहिए भैया, मेरा तो यही मानना है और मेरा सजेशन भी है कि जब हम आप जैसे युवा निकल के आएंगे, जब उनको पावर मिलेगी, वो कुर्सी पर बैठेंगे, वो सत्ता में आएंगे, तभी इन चीज़ों पे बिल्कुल रोक लगा सकते हैं। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, 8वीं तक स्कूल है भैया, लेडीज हैं, टीचर हैं, जाते हैं, मैंने तो इतना तक देखा है गाँव में जाके कि टीचर्स हैं वो बीड़ी पीते रहते हैं स्कूल में, खुद शिक्षक हैं। दर्शकों देखिए, आज हम आज़ादी का जो है 75वां आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, और इस बात के प्रमाण है आपके पास? जी मेरे पास इस बात के मैंने खुद देखा हुआ है। बहुत ही दुख लगता है, और मैं ऐसे गांव से आती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। हम जी किस और प्रवाह कर रहे हैं, जब शिक्षक और जब विद्यार्थी साथ में बीड़ी पीते हुए दिखते हैं, तो दर्शकों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में अवेयर रहें, जागरूक रहें। यदि आपको कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो आप उसके प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि आपको उसको विरोध करना है, हमारे कानून के दायरे में रहकर। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक बदलाव आना संभव नहीं है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि पलायन की जो समस्या है वो एक देशव्यापी समस्या है, ठीक है, लेकिन आपके क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही लोग इस बात से नाराज हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी रोजगार नहीं है। जी, क्या रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर अपन को मौका मिलेगा भैया, तो जैसे कि लेडीज हैं, जो लेडीज हैं पढ़ी लिखी हैं, जो वहाँ पे ब्याह गई हैं, बहुएं जिनको अपन कहते हैं, तो वो उनके लिए हम NGOs बना सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं जिनमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सेंटर बनाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जब वो सीखेंगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा तो उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। और जो युवा है भैया, जैसे कि हमने देखा है सुबह के 9 बजते हैं और सब लोगों को कोई काम ही नहीं है, जो यूथ पीढ़ी अब सब ग्राउंड में मैच खेलते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो मैच खेलने जाते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ऐसे हम अकेडमी में उनको एडमिशन दिलवा सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, कई इस तरीके से। और आपको नहीं लगता कि एक जनप्रति हम ना भी रहें और एक जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हम ये सब चीजें करने का प्रयास कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए वो सब भाग्य की और समय की बातें हैं। हम किसी पद के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मिलना न मिलना सब भाग्य की बातें हैं, समय की बातें हैं। और वो जनता अगर हमें इस योग समझती है तो वो मौका हमें मिलेंगे, और अगर इस योग मतलब अपन को ये मौका ना भी मिला तो भी हमें ये चीजें करनी चाहिए। और मेरा सभी से सजेशन है, चुनाव के परिणाम जो भी आए, लेकिन जो विचारधारा और जो पावर ऊर्जा से हम अपने क्षेत्र में उतरे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो अवेयरनेस हम डोर टू डोर जाके सबको बताएंगे, जागरूक करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो नेता नाम के प्राणी का जो है जन्म होता है, चुनाव के बाद क्यों देखने नहीं मिलते? देखिए भैया, आज तक हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है। अब चुनाव आता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घरों में जाते हैं, उठते बैठते हैं, वादे करते हैं, तो जो शिक्षित लोग रहते हैं और जो इस समस्याओं से जूझ के उभर के आते हैं, तो वो इस चीज को फील करते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं हैं, हमारे यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है। तो निश्चित तौर पर हारे या जीते वो तो अपनी सेवा करेंगे। और इस चीज की मैं कहते हैं कि हमारे देश में वचनबद्ध, तो मैंने अपनी गांव की जनता से ये वचन दिया है और मैं उनके साथ वचनबद्ध हूँ कि आने वाले समय में चुनाव के परिणाम जो भी हों, जीते या हारे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके अच्छे में बुरे में, और लगातार उनकी आवाज उठाते रहेंगे। कैसे क्रांति लाई जा सकती है? क्योंकि जनता को यह विश्वास हो चुका है कि यदि यह वचन किया जा रहा है तो निश्चित ही इसको निभाया नहीं जाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है भैया। कैसे हमें यहाँ इसमें हम बदलाव कैसे ला सकते हैं? हमने लगातार पिछले 3-4 सालों से ऐसे काम किए हैं और यहाँ पे भी दमोह में हमेशा लेडीज की, लड़कियों की, महिलाओं की, छात्रताओं की बात की है और इसके कई परिमाण भी हैं। और चाहे वो मेरे सोशल अकाउंट हो, चाहे मेरा बायोडाटा है, अब मैंने बहुत सारे, जैसे यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने इतना बहुत ही ऊंचे लेवल पे मुद्दा उठाया था, मेडिकल कॉलेज का भी उठाया था, छात्रवृत्ति का भी उठाया था। ठीक है, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आपने उठाया था, पूरे शहर ने उठाया था। और जो चुनाव है वह भी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे लड़ा गया था। तो क्या लगता है, भूमि पूजन भी हो चुकी है, कब तक बंद, आपको है कोई उम्मीद कब तक? देखिए, मैं बता दूं कि हम कांग्रेस से आती हूँ और जो विपक्ष है हमारा, तो वो जुमले ज्यादा करते हैं। उनको चुनाव लड़ना था, वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने करी, यहाँ से वो बीजेपी में चले गए और उनका सबसे फर्स्ट यही पॉइंट उन्होंने इशू मत शो किया था पब्लिक में कि अगर हम कांग्रेस में रहते मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाए। कमलनाथ जी हमारी सुनाई नहीं हो रही, सुन नहीं रहे। और हमारी चूंकि सरकार भी बनी थी 2018 में और कहते हैं कि हम यही रीजन है कि हम बीजेपी में चले गए। वहां पे भी जाकर उनका 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक भूमि पूजन नहीं बस हुआ। ठीक है, मैं उस बात से आपकी सहमत, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आज जो है पार्टी है ना, आपकी पार्टी कहें या है ना, कांग्रेस पार्टी है, उसका शासन, उन्होंने भी उस राज्य में वादे किए थे, लेकिन उन्होंने भी उन वादों को पूरा नहीं किया। तो हम जनता कहती है कि सब एक ही थाली के चट्टे बने। इस बात से आप कितना सहमत? मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है भैया। ये बातें मतलब लांछन लगाए जाते हैं, विपक्ष का प्रमाण है ना। नहीं, विपक्ष का मैं निश्चित मानता हूँ, ठीक है, जहाँ यहाँ पे कहीं पे आप विपक्ष हो तो कहीं पे आप सत्ताधारी भी हो, कहीं पे जहाँ पे सत्ताधारी है तो वहाँ पे विपक्ष भी। मैं बताना चाहूंगी, तो जनता का विकास कब होगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगी भैया दर्शकों को कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत ही मतलब 1-1.5 साल सरकार रही, उतने में ऐसा नहीं है। हमारे शिवराज सिंह, अरे ये क्या बोलते हैं, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने किसान सबसे बड़ा नारा दिया था कि बिजली का बिल हाफ और किसानों को कर्जा माफ। वो माफ भी हुआ है, मेरे पिताजी का स्वयं कर्जा माफ हुआ है। नहीं, लेकिन कई किसान आज की डेट में भी तो भैया प्रोसेस होने में समय, नहीं सुनिए, तो प्रोसेस होने में समय लगता है। बहुत लोगों के कर्जा माफ हुए हैं, मेरे पास प्रमाण है और कांग्रेस पार्टी के पास भी इस चीज के मेरे पास भी प्रमाण है, बहुत सारे लोगों को कर्जे माफ नहीं हुए, उतने में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। ठीक है, खैर हम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारा जनहित संवाद कार्यक्रम है, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम कैसे जन समस्याओं को जो है समाधान कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि हम देखते हैं कि आज भी जो है देश के 75 वर्ष बाद भी, आजादी हुए हमें 75 वर्ष हो चुके हैं, और आज भी 75 वर्ष बाद लगभग 70% जनसंख्या जो है देश की वह ग्रामों में ही निवास करती है। यदि हमें देश को सशक्त बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें ग्रामों को सशक्त बनाना पड़ेगा। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ग्रामों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। इस बात के प्रमाण जो है हमारे पास भरे पड़े हैं। हम देखें, राशन की हम बात करें, उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं, कितना राशन आता है, कितना आमजन लोगों तक पहुंच पाता है। इस समस्या को हम कैसे समाधान कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सत्य बात कही है भैया कि हमारे गांव में जैसे राशन की बात है तो राशन कार्ड भी नहीं गरीबों के बनते हैं। राशन कार्ड उनके ही बनते हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं जी, उन्हीं के राशन कार्ड बनते हैं। और मैं अभी जब जनसंपर्क कर रही हूँ डोर टू डोर जाके, तो ये बात निकल के आई है कि हमारे राशन कार्ड नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं बनाए गए, तो वहाँ लोगों ने कहा कि गांव का सरपंच ने कहा था, कही थी दीदी कि 5-10 हजार रुपया दे दियो, 5,000-2,000 रुपया तो राशन कार्ड। और कुटीरों की बात भी ऐसी है, जिनके घर हैं, जिनके परिवार में जैसे कि 4 सदस्य हैं, उनके घर हैं, उनको जरूरत नहीं है कुटीर की। और वाकई जिनकी झोपड़ियां हैं, गरीब हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके पास घर नहीं है, रहने को झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास रहने को कोई जगह ही नहीं है। तो सरकारी उनको कुटीर नहीं मिली उन्हें, लेकिन कुटीर उनको मिलती है जिनके पास पैसा होता है दलाली देने के लिए। हाँ, वो जो दर्शकों, ये चूंकि हम लगभग हर जगह सुन रहे हैं, खबरों में हम देख रहे हैं
कि कुटीरों के नाम पर, शौचालयों के नाम पर जो है दलाली और घूसखोरी और बंदरबाट हुआ है। इस बंदरबाट और इस घूसखोरी पर हम लगाम कैसे लगा सकते हैं, इसकी क्या एक मजबूत जो है योजना हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मतलब मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगती है भैया, मैं गांव में जा रही हूँ कि जो जैसे अभी सरपंच है हमारे गांव में, जैन साहब, तो उनका ये है कि लोगों को कुछ लोग डरा धमका के रखते हैं। शुरू से ही आपको पता है राजनीतिक पृष्ठभूमि जिन परिवारों से पहले से रही है उनके सामने लोग बोल नहीं पाते। वो गए, मालिक हमें कुटीर चाहिए, मालिक हमें राशन कार्ड, इस तरीके से ये सब खत्म करना चाहिए। जो आपका अधिकार है, आपको इतना अवेयर होना चाहिए, वो हमें लेना है, टेबल ठोक के लेना है आपको, क्योंकि आप उस गाँव के रहवासी, आपने अपना वोट दिया है, तो आप उस चीज़ के अधिकार है कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो कुटीर हो। तो इस तरीके से ये हम जैसे युवाओं को जाके अवेयर करना है लोगों को कि आप आइए, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, अवेयर करना जी। हाँ। तो घूम फिर के हर कार्यक्रम में एक बात आती है, जितनी गलती उन प्रतिनिधियों की है, हाँ, उन अधिकारियों की, उतनी ही गलत आप भी हैं, क्योंकि आप भी अपने सरलता से अपने कार्य कराने के लिए जो है रिश्वत देते हैं, घूस देते हैं और अपना काम करा देते हैं। फिर जो है आप कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में या हमारे क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। आप खुद सोचिए, यदि आप देंगे नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत है कि वह आपसे ले जाए, और यदि कोई इतनी जबरदस्ती करता है तो आप क्यों आवाज नहीं उठाते, आप क्यों कोशिश नहीं करते, आप क्यों उनकी शिकायत नहीं करते, आप क्यों उनके साथ हाँ में ला लेते हैं? ऐसा नहीं है। यदि आप डट के, हम कितनी खबरें देखते हैं कि जब शिकायत की जाती है और लोकायुक्त द्वारा जो है उनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी और हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है हम एक बदलाव की बात कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में दर्शकों, आज के कार्यक्रम का समापन जो है हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट के रूप में जया सेन ठाकुर थी, जो कि एक युवा नेत्री हैं और समाज को परिवर्तन लाने के लिए जो है प्रयासरत हैं। इसका फैसला तो जनता करेगी कि उनको किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। एक और छोटी सी आपसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। शासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि 100% हमें मतदान करना है, और किसी भी दबाव में आकर, किसी भी लालच में आकर, किसी भी प्रलोभन में आकर आपको अपने मत का उपयोग नहीं करना है। अपने सूझबूझ और मनोबल से ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना है जो आपकी जन समस्याओं का समाधान कर सके। आपका जुड़ने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।